अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड में न्यू सिलेबस आया है, तो आज हम इस न्यू सिलेबस का आगाज़ करते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 से फर्स्ट लेक्चर आज पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। तो ये चैप्टर नंबर 1 है। तो इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स के ज़रिए से ये तमाम जो सारा सिलेबस है ये इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कवर करने की कोशिश करें। आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मेंशन करें ताकि हमारी सपोर्ट और हमारा हौसला अफजाई हो। तो हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए हम खुराक को हज़म करते हैं और उसमें से जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें हमारी बॉडी जो है ये एब्जॉर्ब कर है, अपने जो मेटाबॉलिक जो होते हैं उन्हें सिंथेसाइज करने में रोल अदा करती है। हमारी बॉडी में सेलुलर एक्टिविटीज़, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जैसी जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उन सब को परफॉर्म करने के लिए सेल जो है उसे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी होती है एटीपी ही फॉर्म में। जो हमारे जिस्म में एनर्जी यूज़ होती है वो होती है एटीपी ही फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इस एनर्जी को हासिल करने के लिए हमारे जिस्म में फूड ही इनटेक करवाई जाती है। हम अपना खाना खाते हैं जिसके ज़रिए से वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डाइजेशन होती है। डाइजेशन के रिज़ल्ट में फूड ही, डाइजेशन के रिज़ल्ट में न्यूट्रिएंट्स बनते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को बाद में सेल जो है वो यूज़ करता है और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ हैं? हर वो सब्सटेंस, हर वो चीज़ जो इंसान ही नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती है। अ सब्सटेंस दैट इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से न्यूट्रिएंट को इनटेक किया जाता है इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो अब हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स कौन से ज़रूरी हैं? इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल और वाटर, ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम एनाटॉमिकली अपने पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और जो नंबर 2 पे है ये एक्सेसरी ऑर्गन। असल में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, यानी ये एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एनिमल्स के अंदर दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है ये लोअर एनिमल में पाया जाता है, जब है जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये हायर एनिमल्स में यानी इंसानों में पाया जाता है। और एक्सेसरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो आपके खुराक हजम करने के दौरान जो है जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम हमें जो खुराक हजम करने में साथ देते हैं, मदद देते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ओरल कैविटी, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। जो हमारा मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इन्हीं 6 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसके साथ एक्सेसरी ऑर्गन यानी जो डाइजेशन में मदद देते हैं उनमें टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पैंक्रियाज है। तो नंबर 1 पे आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट शुरू करते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से लेके एनस, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब है ये एक्सटेंड होती है माउथ से लेके एनस। इसकी जो लेंथ है ये 9 मीटर होती है, 30 फीट। और ये एमसीक्यू है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी लेंथ कितनी है? 9 मीटर 30 फीट। इसके अलावा जो मैन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन सा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे बॉडी के 2 हिस्सों के अंदर पाया जाता है। एक ये थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी।
थोरेसिक कैविटी होती है, ये जो सीने का रीजन है ये, और एब्डोमिनल कैविटी पेट वाले हिस्से में पाई जाती है। अब लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जब ये ट्यूब लाइक जो ट्यूब होती है, अगर हम इस ट्यूब ही लेयर्स देखते हैं ये कौन सी कितनी तहों से बनी हुई हैं, तो ये जो ट्यूब है ये सबसे पहले इंटरनल म्यूकोसा और सबसे बाहर एक्सटर्नल सेरोसा, ये दो लेयर्स हैं। सबसे बाहर इंटरनल म्यूकोसा और सबसे बाहर इंटरनल सिरोसा। टोटल 4 लेयर्स हैं, यानी ये सबसे अंदर है इंटरनल म्यूकोसा और सबसे बाहर है इंटरनल सिरोसा। उसके दरमियान में इंटरनल म्यूकोसा के बाद आ जाती है सब म्यूकोसा, यानी म्यूकोसा लेयर से अंदर वाली साइड पे होती है सब म्यूकोसा, उससे बाहर होती है मस्कुलरिस और सबसे बाहर होती है एक्सटर्नल सिरोसा। ये 4 लेयर्स मिल है जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये जो ग्लैंड्स होते हैं जो बाद में सक्रीशन या एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं सब म्यूकोसा लेयर में। यानी जो इंटरनल म्यूकोसा होती है, जो उससे अंदर वाली लेयर है जो इनर साइड पे होती है, वो होती है सब म्यूकोसा लेयर। ये सब म्यूकोसा लेयर है अंदर है ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो है बाद में डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं जो है डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद ये जो मस्कुलरिस लेयर है, इसके अंदर सर्कुलर प्लस लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। ये उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस यानी वेव लाइक मोशन या कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है, जिससे फूड जो है ये उसे मिक्स होने में आसानी होती है। सबसे बाहर ये जो एक्सटर्नल सिरोसा लेयर है, ये कनेक्टिव टिश्यूज ही बनी हुई होती है और यही बाद में पेरिटोनियल कैविटी बना रही होती है। तो हम इसमें सबसे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सबसे पहला पार्ट है ओरल कैविटी। अगर हम ये जो पार्ट्स हैं ये देखें तो ये सबसे पहले जो पोर्शन आता है ये है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी है बाद नंबर 2 पे आ जाता है फेरेंस, फेरेंस के बाद आ जाता है नंबर 3 पे एसोफेगस, या इसका दूसरा नाम है एलिमेंट्री कनाल और थर्ड नेम है फूड पाइप। ये नंबर 4 पे आ जाएगा स्टमक, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से बाद में लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन चलते हुए एनस पे एंड हो जाता है। इसके साथ हमने पढ़ा था एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स में लीवर, गॉल ब्लैडर और ये जो रेड कलर में ये शो हो रहा है ये पैंक्रियाज। इसके अलावा टीथ जो होते हैं वो ओरल कैविटी के अंदर। इसके अलावा ये सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये 3 मुंह के अंदर 3 जगह पे प्रेजेंट होते हैं। इन फ्रंट ऑफ द ईयर, कानों के सामने, इन्हें हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। और जुबान है नीचे जो होता है इसे हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और ये जो जबड़ों है नीचे होता है इसे हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड जो होते हैं ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले ओरल कैविटी, ओरल कैविटी जो होती है ये सराउंडेड बाय लिप्स, टीथ और टंग और पैलेट। ये चारों चीज़ें आपस में सराउंड करती हैं, यानी नीचे से जुबान, साइडों से जबड़े और ऊपर से जो पैलेट होता है जिसे हम उर्दू में तालू भी बोलते हैं, और सामने से लिप्स, ये चारों तरफ से मिल है एक चैम्बर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में सबसे पहले हम जुबान पढ़ते हैं, तो जुबान पे है ऊपर है रफ प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो रफली प्रेजेंट होती हैं। इन रफली प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं पेपिलाई। ये जो पेपिलाई होती है दरअसल इसका फंक्शन ये होता है, जब फूड होता है तो ये फूड और इस जुबान के दरमियान में फ्रिक्शन पैदा करता है। इस फ्रिक्शन की वजह से फूड हो हैंडल करना, फूड हो मिक्स करना सलाइवा के साथ ये आसानी से हो जाता है। इसके बाद ये जो पेपिलाई होते हैं, इन्हीं पेपिलाई के ऊपर टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ये जुबान का स्ट्रक्चर देखें तो जुबान का जो बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा होता है, ये जो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है, इसमें थोड़ा सा हिस्सा होता है जो स्वीट जो टेस्ट बड होते हैं वो सामने वाले हिस्से पे प्रेजेंट होते हैं। उससे पीछे दोनों साइडों पर
साल्टिस जो टेस्ट होता है उसे डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बड होते हैं। उससे पीछे जो साइड वाला रीजन होता है यहाँ पे सोर यानी तुर्श जायका जो है उसके डिटेक्शन के लिए टेस्ट बड होते हैं। और फिर ये जो एंड पे जुबान बच जाती है उस पे बिटर जायका जो कड़वा जायका होता है उसके लिए टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। ऊपर जो ओरल कैविटी की जो छत बनती है ये जो बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे ये वाली होती है, ये ऊपर नेजल कैविटी है, ये नीचे ओरल कैविटी है। तो ओरल कैविटी में नीचे ही तरफ तो जुबान है लेकिन ऊपर जो छत बनाती है वो रूफ ऑफ द ओरल कैविटी वो होती है पैलेट। इसके अलावा 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये जो इन फ्रंट ऑफ द ईयर है ये पैरोटिड है, जुबान है नीचे सबलिंगुअल है और जबड़ों है नीचे सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर 2 तरह की डाइजेशन होती है, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमारे मुंह के अंदर फूड मौजूद नहीं है तो तब भी ये 0.5 ml सलाइवा ज़रूर प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी ओरल कैविटी को मॉइस्चराइज रखता है। और अगर ये फूड प्रोड्यूस हो जाए तो फिर ये 3 to 5 ml जो सलाइवा है ये प्रोड्यूस करवाया जाता है। इस तरह हमारी डाइजेशन जो है ओरल कैविटी के अंदर 2 तरह की है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में ये वाले सारे जो पार्ट्स हैं जिसके अंदर है पैलेट है, टंग है, टीथ है, ये हिस्सा लेते हैं। और केमिकल डाइजेशन में ये सलाइवा जो है ये हिस्सा लेता है। ओरल कैविटी में 2 तरह की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो होती है जिसमें हम जिस्म के हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए फूड हो जो है ये लार्ज पीस हो छोटे छोटे पीसेस में जो तोड़ा जाता है, जो हम अपने जो रोटी का नवाला होता है उसे हम छोटे छोटे पीसेस में मुंह के अंदर जो तोड़ते हैं दांतों की मदद से, वो मैकेनिकल डाइजेशन होती है। फिजिकल डिवीजन ऑफ मैस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, जो हमारे फूड है जो मैस ऑफ फूड है जो बल्क है इसे स्मॉलर पीसेस में तोड़ना जो है ये डाइजेशन कहलाता है, मैकेनिकल डाइजेशन। जब हम डाइजेशन के लिए हम उस फूड को पहले पकाना शुरू कर देते हैं, पकाने से हम उससे जो सेलुलोज होती है, जो स्टार्च होती है, जो आटा होता है उसके अंदर जो सेलुलोज कंटेंट होता है, सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रॉय करने के लिए खाने को पहले पकाया जाता है ताकि वो जो सेलुलोज फाइबर है जो सेल वाल पाई जाती है जो जिसमें सेलुलोज है वो पहले डिस्ट्रॉय होने का मतलब है यानी वो सॉफ्ट हो जाए ताकि उसे आसानी से जो है ये निकला जा सके या उसकी जो डाइजेशन है उसमें आसानी से हो जाए। तो मैस्टिकेशन होता है ब्रेक लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल वंस विच हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर केमिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन में जब हम फूड हो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं तो तोड़ने का हमारा मकसद ये होता है जब इस पे बाद में एंजाइम ने एक्शन परफॉर्म करना है, मज़ीद इसे जब एंजाइम ने हाइड्रोलाइज करना है और छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स बनाने हैं तो उस दौरान जो है इसका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। चूँकि हर किसी भी रिएक्टेंट का लार्ज सरफेस एरिया ना हो तो उस पर थोड़े क्वांटिटी में एंजाइम एक्शन परफॉर्म करता है जिसकी वजह से थोड़े रिएक्टेंट जो हैं ये प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो हम अपने रिएक्टेंट का लार्ज सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया करने के लिए हम उससे पहले मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं ताकि बाद में जब हम उस पर केमिकल डाइजेशन परफॉर्म करें तो वो आसानी से हो जाए। केमिकल डाइजेशन में ओरल कैविटी के अंदर जो वाटरी सलाइवा होता है, जिसमें जो सलाइवा होता है उसमें ज़्यादातर जो पोर्शन है वो वाटर होता है, लेकिन उस वाटर के अंदर भी 2 तरह के एंजाइम हो जाते हैं पाए जाते हैं, सलाइवरी अमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है इसका दूसरा नाम पटाइलिन और अल्फा अमाइलेज होता है। ये जस्ट आइडेंटिकल टू पैंक्रियाटिक अमाइलेज।
पैंक्रियाज में भी अमाइलेज जो होता है एंजाइम रिलीज करती है, पैंक्रियाज भी। तो ये फहमी खली जो सलाइवा है अंदर अमाइलेज पाया जाता है और पैंक्रियाज के अंदर पाया जाता है, ये दोनों अमाइलेज जो हैं ये फहमी खली सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इस अमाइलेज का काम होता है स्टार्च की डाइजेशन। स्टार्च जो है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होती है। स्टार्च के अंदर कवलेंट बांड्स पाए जाते हैं। स्टार्च के अंदर जब कवलेंट बांड्स पाए जाते हैं ये अमाइलेज उन कवलेंट बांड को तोड़ देता है। स्टार्च जो है ये एक पॉलीमर है या पॉलीसैकेराइड है। जब है माल्टोज में इसे तोड़ दिया जाता है, माल्टोज या माल्टो ट्राइओज या फिर आइसोमाल्टोज, इन तीन जो केमिकल्स हैं इन तीन कंपाउंड्स में स्टार्च को तोड़ दिया जाता है। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड हैं। माल्टोज जो होती है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के जरिए से माल्टोज बनते हैं। तो स्टार्च जो है इसके दरमियान जब कोवलेंट बॉन्ड टूटे हैं तो ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर ये दूसरे नंबर पर माल्टो ट्राइओज में कन्वर्ट होती है। माल्टो ट्राइओज जो है इसमें ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए से आपस में जुड़े हुए होते हैं। आइसोमाल्टोज जो है ये माल्टोज हा ही आइसोमर होता है, ये भी डाइसैकेराइड है लेकिन इसमें अल्फा 1,4 ही बजाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा जो एंजाइम है जो सलाइवा है अंदर पाया जाता है वो है लिंगुअल लाइपेज। लाइपेज जो होते हैं ये दरअसल लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसका काम होता है लिपिड ही डाइजेशन। लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं जिन्हें अंदर एस्टर बॉन्ड्स पाया जाता है। ये बेसिकली इस एस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। हाइड्रोलाइज होने के बदले में ये बाद में बनते हैं डाई इसाइल ग्लिसरॉल और मोनो इसाइल ग्लिसरॉल। ये असल में ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल होता है, यानी ग्लिसरॉल है 3 मॉलिक्यूल आपस में एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। तो पहली दफ़ा जब जो लाइपेज एंजाइम होता है ये पहला एस्टर बॉन्ड तोड़ता है, हाइड्रोलाइज करता है, तो 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अलहदा हो जाते हैं और एक अलहदा हो जाता है। जब डाई ग्लिसरॉल पे दोबारा लाइपेज एंजाइम एक्शन परफॉर्म करेगा तो ये भी मोनोग्लिसरॉल 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इस तरह लिपिड ही डाइजेशन होती है। इसके बाद ओरल कैविटी में स्वेलोइंग का जो फिनोमिनन है ये शुरू हो जाता है। स्वेलो का मतलब होता है जब आपने फूड हो मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन कर लिया, अब रिजल्टेंट जो फूड आपके मुंह में सलाइवा, वाटर और फूड ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। अब ये बन जाता है फूड को हम नाम दे देते हैं, ये अब बोलस बन चुका है, बोलस। अब इस बोलस को जो हमने निगलना होता है, अपने अंदर निगलना स्वेलो करना होता है, तो ये इसके बाद पोर्शन आता है फेरेंस। ये ओरल कैविटी है, ये मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन इसी में होती है। इसके बाद जो पोर्शन आता है ये वाला ये फेरेंस होता है। फेरेंस जो है ये बिहाइंड ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी ही बैक साइड पे प्रेजेंट होता है और ये कॉमन पाथ ऑफ नेजल एंड ओरल कैविटी। ये यहाँ से ये नेजल कैविटी भी पीछे इसी में ओपन होती है और ओरल कैविटी भी जो है ये बैक साइड पे फेरेंस के अंदर ही ओपन होती है। नेजल कैविटी है जो होता है ये एयर को अंदर ले जाती है और ओरल कैविटी जो है ये फूड को अंदर ले जाने में रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर हवा और फूड जो है ये दोनों के लिए कॉमन पैसेज वे है। इसके बाद स्वेलोइंग मैकेनिज्म आहे, स्वेलो करने का मैकेनिज्म क्या है, हम अपने जो खुराक है उसे अपने अंदर निगलने के लिए क्या कौन से फेजेस इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म। तो सबसे पहले ओरल फेज, ये जितनी देर फूड ओरल कैविटी के अंदर रहे है ये हमारे बास में है वॉलंटरी, ये वॉलंटरी प्रोसेस है। वॉलंटरी प्रोसेस का क्या मतलब है, जितनी देर ये हमारे ओरल चैम्बर है अंदर फूड पड़ा है, हम चाहे तो इसे निगल लें, स्वेलो कर लें, चाहे हम इसे बाहर निकाल दें, ये हमारे बास में है। लेकिन जैसे ही ये ओरल फेज के बाद
फ्रेंजियल फेज में चला जाएगा तो ये इनवॉलेंट्री हो जाएगा, अब हमारे पास में नहीं रहेगा। अब ये फूड जो है ये डाउनवर्ड खुद मूव करता जाएगा, इसमें हमारा कोई रोल प्ले नहीं होता। ओनली वॉलेंट्री प्रोसेस फूड मिक्स विद सलाइवा, जब सलाइवा के साथ फूड मिक्स हो जाएगा तो इसे हम बोलते हैं बोलस। आगे से हम लिप्स क्लोज हो जाते हैं, टंग जो होती है जुबान जो होती है ये बैकवर्ड मूव करती है और अपवर्ड मूव होती है। जैसे ही जुबान पीछे की तरफ और अपवर्ड मूव करेगी तो जो ऊपर फूड पड़ा हुआ है ये बोलस की शक्ल में बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह की बॉल होती है ये ऐसे उसे रोल करता है, रोल कर है जुबान जो है इसे पीछे की तरफ पुश कर देती है, ये ओरल फेज के अंदर होता है। इसके बाद यही फूड आहे फ्रेंजियल फेज में चला जाता है, यानी फेरेंस में चला जाता है। यहाँ पर टैक्टियल रिसेप्टर्स होते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं। ये टैक्टियल रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो फूड ही जो इनवर्ड मूवमेंट है उसे डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है स्वेलविंग रिफ्लेक्स यानी स्वेलो करने है जो ब्रेन है इसे मैसेज भेजता है, जिसकी वजह से ये स्वेलो रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है। सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड होता है, जैसे ही ये सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करेगा तो ये ओरल ये जो नेजल कैविटी है इसका जो पाथ है इसे ब्लॉक करेगा, ये ऐसे ये अपवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से नेजल कैविटी जो है ये बंद हो जाएगी। इसका मकसद ये होता है जो फूड है ये नेजल कैविटी की तरफ ना चला जाए। तो सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से बोलस जो है ये बैकवर्ड मूव कर जाएगा और ये आधे फ्रेम्स में चला जाएगा। अब एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस ये दो चीजें हैं। जब ये फ्रेम्स के बाद अगला पोर्शन आता है लेरेंस, यहाँ ये गले के बाद ये वाला जो पोर्शन होता है ये लेरेंस होता है। तो अब यहाँ पर ये जो फेरेंस है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, चूँकि ये पीछे से नेजल कैविटी भी आ रही है ओरल कैविटी भी आ रही है। अब यहाँ से पाथ जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। नेजल कैविटी जो है ये ट्रिथिया वाली यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाता है और जो ओरल कैविटी है ये एसोफेगस के साथ मिल के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो अब ये जो एसोफेगस होती है ये बैक साइड पे होती है और ये जो ट्रेकिया होती है ये फ्रंट पे होती है, यानी ये जो हमें वैसल यहाँ पे नजर आती है ये ट्रेकिया होती है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो अब ये जो ओपनिंग है ये फ्रेम्स के बाद ये जो वॉइस बॉक्स है जिसके जरिए से जिसमें वोकल हार्ट्स होते हैं और उन्हें वाइब्रेट से हमारी आवाज़ पैदा होती है, ये बेसिकली लेरेंस में प्रेजेंट होते हैं। ये लेरेंस ये ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है ये लेरेंस होती है और लेरेंस की जो ओपनिंग है इसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस है ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसे कवर करता है। ऐसे ये फॉर एग्जांपल ये लेरेंस है तो ये इसके ऊपर ये इस तरह लिड प्रेजेंट होता है, जैसे ही ऊपर से ये इस तरह प्रेजेंट होता है जैसे इस पे फूड पड़ता है तो ये इस ऐसे डाउनवर्ड मूव होता है और लेरेंस अपवर्ड मूव होता है, जिसकी वजह से लेरेंस कवर हो जाता है और ये फूड जो है इस पे टकराने के बाद पीछे एसोफेगस में चली जाती है। तो ये ग्लॉटिस है, ये उसके ऊपर एपिग्लॉटिस है। जैसे ही फूड आएगा ये बोलस आता है, बोलस जो है यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ पे चला जाता है। ये जब टकराता है तो ये डाउनवर्ड मूव होता है एपिग्लॉटिस और ये लेरेंस जो है ये स्वेलो करने के दौरान अपवर्ड मूव होता है। आप ट्राई कर लें, जब स्वेलो करते हैं कोई चीज़ निकलते हैं तो आपका ये लेरेंस जो है ये अपवर्ड यानी ये ट्रेकिया जो है ये अपवर्ड मूव होती है, तो ये भी अपवर्ड मूव होगा। एपिग्लॉटिस डाउनवर्ड मूव होता है, जिसकी वजह से ये पाथ जो है ये बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और जो बोलस है ये ऊपर एपिग्लॉटिस से टकराने के बाद ये एसोफेगस में चला जाता है। एपिग्लॉटिस लिड ओवर लेरेंस, ये एक लिड है ढक्कन है जो लेरेंस के ऊपर प्रेजेंट होता है। लेरेंस अपवर्ड मूव यानी लेरेंस नीचे से अपवर्ड आ जाएगा और जो एपिग्लॉटिस है ये डाउनवर्ड जाएगा और ग्लॉटिस कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जैसे ही लेरेंस अपवर्ड मूव होता है ऊपर से एपिग्लॉटिस आ जाता है
तो ये जो स्फिंक्टर है, ये जो ओपनिंग है, ये जो एसोफेगस की जो अपर ओपनिंग है ये ओपन हो जाती है और फूड हो ये अलाउ कर देती है नीचे डाउनवर्ड पास होने के लिए। इसके बाद ये एसोफेगस में चला जाएगा तो यहाँ पर अब एसोफेजियल फेज शुरू हो जाती है। एसोफेजियल फेज में जो फूड होता है ये प्रोपेल होता है डाउनवर्ड। प्रोपेल यानी धकेला जाता है, नीचे की तरफ पुश किया जाता है। नीचे की तरफ जो पुश करना होता है इसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब यानी इसकी जो ये जो एसोफेगस की जो लेयर होती है, ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो लेयर्स है, इन्हें अंदर मस्कुलरिस लेयर पाई जाती है जिसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाए जाते हैं। तो ये जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं ये ऐसे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से फूड जो है वो नीचे की तरफ प्रोपेल होता है, पुश किया जाता है और लेरेंस जो है ये मूव डाउनवर्ड टू बैक ओरिजिनल प्लेस। जब ये बोलस जो है ये एसोफेगस में चला जाता है तो ये लेरेंस भी डाउनवर्ड आ जाता है और एपिग्लोटिस भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। इस तरह ये ओरल कैविटी की डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई है। इसमें अब हम पढ़े हैं पेरिस्टाल्सिस और एंटी पेरिस्टाल्सिस। ये दो चीज़ें क्या हैं जो फूड को नीचे प्रोपेल करने में मदद देती हैं। ओरल कैविटी से जब फूड जो है ये नीचे डाउनवर्ड जाता है, जो एसोफेगस में से पास होता है, तो ये पेरिस्टाल्सिस की वजह से पास होता है। पेरिस्टाल्सिस है ये मसल्स जो होती हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमने 4 लेयर्स पढ़ी, उसमें हमने मस्कुलरिस लेयर पढ़ी है, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो आपस में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं जिससे एक वेव लाइक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स पैदा होती है जिससे फूड जो है नीचे की तरफ प्रोपेल होता है। डाउनवर्ड मूव ऑफ द फूड प्लस फ्लूइड। फ्लूइड यानी जो सलाइवा इसके साथ होता है और फूड जो होता है ये दोनों मिल है जो बोलस बनता है। ये बोलस जो है ये डाउनवर्ड मूव होता है, इसे हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ये इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, यानी ये जो एसोफेगस की जो वाल इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है जिससे पेरिस्टाल्सिस जो है फिनोमिनन होता है। ये रिदमिक मूवमेंट होती है स्टार्टिंग फ्रॉम एसोफेगस टू इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन टू एनस। एनस पे पहुंचने के लिए जो फूड होता है इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है जिससे फूड जो है आगे की तरफ प्रोपेल होता है। इससे उलट एक टर्म यूज होती है एंटी पेरिस्टाल्सिस। ये बिल्कुल ऑपोजिट है पेरिस्टाल्सिस से। इसे आम लफ्जों में वॉमिटिंग यानी उल्टी भी बोलते हैं। वेव लाइक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स मूव फूड बैकवर्ड, यानी पेरिस्टाल्सिस होती है तो मूव जो है ये फूड जो होता है ये मूव करता है माउथ से एसोफेगस के जरिए से स्टमक की तरफ, लेकिन वही फूड जब स्टमक से ओरल कैविटी की तरफ मूव करता है बैकवर्ड मूव होता है ये फूड, तो इसे बोलते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस। ये भी वेव लाइक कंट्रैक्शन से जरिए से ही ऊपर की तरफ जाता है। फंक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस, पहला फंक्शन है पेरिस्टाल्सिस का प्रोपल्जन। प्रोपल्जन ये होता है यानी पुश फूड प्लस फ्लूइड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनेबलिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब फूड हो पुश किया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब ये मूव होता है तो इस दौरान ये एब्जॉर्ब भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। मिथ से है जब ये प्रोपेल होता है तो डाउनवर्ड जा रहा होता है तो साथ में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये फूड जो है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस की वजह से जो फूड है यह डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स अप होता है जिसकी वजह से फूड जो है उसकी डाइजेशन भी होती है। इसके बाद वेस्ट रिमूवल। लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये पेरिस्टाल्सिस होती है यानी वेव लाइक मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ये पुश किया जाता है टुवर्ड रेक्टम और ये फिर एनस के जरिए से बॉडी से एलिमिनेट करवा दिया जाता है। इस तरह ये जो पेरिस्टाल्सिस है ये सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हेल्पफुल नहीं है, ये अदर जो हमारे अंदर सिस्टम्स पाए जाते हैं जितने भी ट्यूबुलर सिस्टम है सब है अंदर
ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाई जाती है। फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक, जब ब्लड जो है ये किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आ रहा होता है यूरेटर के थ्रू, तो तब ये यूरेटर के अंदर भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाई जाती है ताकि जो यूरिन है ये किडनी से ब्लैडर की तरफ आसानी से पहुंच जाए। इसी तरह बाइल डक्ट, ये जब लाल ब्लैडर से बाइल जो है ये ड्यूडिनम में डाला जाता है ताकि ये जो बाइल होता है ये डाइजेशन में रोल प्ले करता है। इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये बाइल जब लाल ब्लैडर से ड्यूडिनियम की तरफ पोर किया जाता है तो ये उस बाइल डक्ट के अंदर भी पेरिस्टालसिस होती है, जिसकी वजह से बाइल को पहुंचने में आसानी होती है। इसी तरह अब मैकेनिज्म ऑफ पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस जो है ये होती है इस तरह। मसल कंट्रैक्शन हमने रेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में पढ़ा, 4 लेयर्स होती हैं जिसमें मस्कुलरिस लेयर जो है वो मसल से बनी हुई होती है। इस मसल्स में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है ये आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं और सर्कुलर मसल ये इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी जब कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक वेव लाइक मोशन पैदा होती है। ये वेव लाइक मोशन जो है ये फूड को पुश करने में, फूड को डाउनवर्ड पुश करने में मदद देती है। ये इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है, ये कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल कर रहा होता है। और ये इनवॉलंटरी प्रोसेस जितने भी कंट्रोल किए जाते हैं ये नर्वस सिस्टम में, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें नर्वस सिस्टम में माइएंट्रिक प्लेक्सिस होती है। ये माइएंट्रिक प्लेक्सिस दरअसल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स जो हैं ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन जो हैं ये सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल के दरमियान में पाए जाते हैं। मसलन बाहर लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, अंदर सर्कुलर मसल्स हैं, तो इनके दरमियान में ये माइएंट्रिक प्लेक्सिस पाए जाते हैं। ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं मसल्स को। जब ये स्टिमुलेट करते हैं मसल्स को तो रिजल्टेंट में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ये परफॉर्म होती है। अब एग्जांपल्स ऑफ पेरिस्टालसिस, सवाल में जब आप खुराक को निकलते हैं, जब निकलना शुरू करते हैं तो जो एसोफेगस मसल्स होते हैं ये कंट्रैक्शन जो होती है ये स्वेलो जो है ये पेरिस्टालसिस के एग्जांपल है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ओरल कैविटी में फूड जो है ये डाइजेस्ट हो जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है, केमिकल डाइजेशन हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं बोलस। उस फूड को हम नाम दे देते हैं बोलस। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ही डाइजेशन कंप्लीट होती है तो अब हम फूड का नाम रख देते हैं फाइम। ये फाइम जो होता है ये पेरिस्टालसिस करता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करता है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनियम, ज्यूजीनियम और इलियम। ड्यूडेनियम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ज्यूजीनियम और इलियम में जो है ये एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये फाइम जो होता है, ये जो फूड जो होता है जिसका नाम अब हमने फाइम रखा हुआ है, ये पेरिस्टालसिस करता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव भी करता है और उसके फर्दर जो 2 पार्ट्स हैं उन्हें अंदर ये एब्जॉर्ब भी होता है। सेम वेस्ट मटेरियल जो रिमूव होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन से ये पेरिस्टालिक मूवमेंट करता हुआ बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब ये डायाफ्राम है जिसके थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें ये एसोफेगस है। तो जब बोलस जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड मूव करता है, तो अब ये कंट्रैक्ट है जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा और ये फूड जो है नीचे की तरफ, और फिर ये वाला हिस्सा रिलैक्स है और फिर ये वाला हिस्सा कंट्रैक्शन है जिसकी वजह से फूड जो है इस तरह प्रेशर है जरिए नीचे की तरफ मूव होता जाए। अब यहाँ कंट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे जाए ये वाला पोर्शन रिलैक्स हुआ और नीचे वाला ये जो पोर्शन रिलैक्स था अब ये कंट्रैक्ट करेगा। इस तरह फूड जो है ये डाउनवर्ड मूव करता जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आपको ओरल कैविटी में जो डाइजेशन है ये आपको समझ आई है।
अगर समझ आई है तो हमें सपोर्ट करें, हमें फॉलो करें, हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एसोफेगस में डाइजेशन के बारे में बताते हैं इंशाल्लाह।